नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अगले पार्ट के बारे में। जो हम आज बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 में हमने कम से कम 3 पार्ट शायद मेरे हिसाब से कर लिए हैं। आज हमारा 4 नंबर पार्ट होने वाला है। बहुत दमदार अद्भुत तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से इसके नोट्स तैयार कीजिए। आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपका काम है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कॉमेंट करना प्यारा सा, और एक सब्सक्राइबर हमें देना, ये आपका काम है। ये आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। पूरे तन मन से आपके लिए हम हाजिर हैं, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में। समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आपको। सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे, सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में। ये टॉपिक हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था पढ़ाना चैप्टर नंबर 2, तब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको पाचन की परिभाषा बताई थी, फिर मैंने आपको पाचन तंत्र की परिभाषा बताई थी, फिर पाचन तंत्र में कौन काम आता है? आहार नाल काम आता है। फिर मैंने आपको आहार नाल के बारे में बताया। आहार नाल के मैंने 7 भाग बताए थे। मुख हो गया, गर्सनी हो गया, गर्सिका हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ा था? इसकी बनावट पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? इसकी बनावट को हमने पढ़ लिया था। इसकी बनावट को हमने पढ़ लिया था। फिर हमें साथ साथ में क्या पढ़ना था? आहार नाल में कुछ ग्रंथियां भी शामिल की गई थी, कुछ ग्रंथियां भी शामिल की गई थी, और उन ग्रंथियों के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम किसको पढ़ेंगे? ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान रखना, मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में, मानव के शरीर के अंदर 3 ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 ग्रंथियां। मानव शरीर में 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना, कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं बच्चा? 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। और वो 3 ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? पहली का नाम है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, है ना। पहली का नाम लार ग्रंथि है, दूसरी का नाम यकृत ग्रंथि है, और तीसरी का नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। इन 3 ग्रंथियों के बारे में हमें पढ़ना है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है आपको अच्छे से समझना। एक एक बात को आप नोट कर लेना, एक एक बात को आप अपने दिमाग में एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये बातें आपको हर जगह नहीं मिलती हैं। इसी चैनल पर आपको मिलती है ऐसी जगह ऐसी बातें। सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में। तो सबसे पहले लार ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। और 1 नंबर पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है लार ग्रंथि के बारे में, कि जो लार ग्रंथि होती है वो कहां पर स्थित होती है? लार ग्रंथि हमारे मुख में स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? मुख में, मुख में स्थित होती है, मुख में स्थित होती है। ध्यान रखना, जो लार होती है वो हमारे मुख में होती है, यानी लार ग्रंथि हमारे मुख में पाई जाती है। बात आती है, इसका दूसरा नाम भी है, इसे लाला ग्रंथि भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे लाला ग्रंथि भी बोलते हैं। इसे लाला ग्रंथि भी कहा जाता है, लाला ग्रंथि भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको अच्छे से, इसे लाला ग्रंथि भी कहा जाता है। और दोस्तों इससे एक रस निकलता है, और उस रस को क्या कहते हैं? उस रस को बोलते हैं लार। क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। ध्यान रखना, इस ग्रंथि से एक रस निकलता है, उस रस का श्रावण करती है, श्रावण करती है, उसे लार या फिर लाला रस कहा जाता है। लार या फिर लाला रस कहा जाता है। ध्यान रखना है बच्चा अच्छे से। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो लार ग्रंथि है वो एक रस छोड़ती है। क्या करती है? एक रस छोड़ती है, और उस रस को क्या कहा जाता है? उस रस को कहा जाता है बच्चा लार या फिर लाला रस। क्या कहा जाता है? लार या फिर लाला रस कहा जाता है। किसको? इस ग्रंथि से निकलने वाले रस को। इस ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? लार या फिर लाला रस कहा जाता है। लार या फिर लाला रस कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो लार है, लार, इस लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारी लार के अंदर
हमारी लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम आपको ध्यान रखना है, और उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है किसके अंदर? लार ग्रंथि के अंदर, या फिर लार के अंदर। किसके अंदर? लार के अंदर। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है बच्चा, ये भी आपको ध्यान रखना, इसका कार्य आपको ध्यान रखना है। इसका क्या काम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये हमारा जो भोजन होता है, उस भोजन में जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च, उस स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमारी लार में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम का क्या काम होता है या कार्य क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना, स्टार्च का दूसरा नाम है मंड। क्या नाम है? मंड। स्टार्च या मंड को किसके अंदर बदलना? स्टार्च या मंड को किस में बदलना? माल्टोज शर्करा में बदलना। किस शर्करा में बदलना? माल्टोज शर्करा में बदलना। ध्यान रखना, किसको किस में बदलना? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ये इसका काम होता है। किसका काम होता है? टाइलिन एंजाइम का काम होता है। ध्यान रखना है बच्चा, अच्छे से ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसको किस में बदलता है? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज शर्करा में बदलता है ना, माल्टोज शर्करा में बदलता है। इसके साथ साथ लार का एक काम तो ये हो गया, उसके साथ साथ इसके कार्य की अगर बात करें तो ये क्या क्या काम और करती है। पहला काम तो यही करती है कि इसके अंदर टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? स्टार्च को किसके अंदर बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे मुंह के अंदर लार के क्या क्या काम होते हैं, हमारे मुंह के अंदर लार क्या क्या काम करती है, क्या इंपॉर्टेंट कार्य करती है, वो आपको ध्यान होने चाहिए। बात करते हैं और क्या काम करती है। ये भोजन को चिकना बनाती है। क्या करती है? भोजन को चिकना व घुलनशील बनाती है। भोजन को चिकना व घुलनशील बनाती है। भोजन को चिकना व क्या बनाती है? घुलनशील बनाती है, जिससे उसको निगलना आसान हो जाता है। जिससे उसको क्या हो जाता है? निगलना आसान हो जाता है ना। निगलना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ये पहला काम है इसका। दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम है दांतों की सफाई करना। दांतों की क्या करना? सफाई करना। ध्यान रखना, दांतों, जीभ व मुख गुहा की सफाई करना। मुख गुहा की सफाई करना, ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। यानी अगर हमारे मुंह के अंदर लार नहीं होगी तो हमारे दांत स्वस्थ नहीं रहेंगे। हमारे दांत क्या नहीं रहेंगे? साफ नहीं रहेंगे। हमारी जीभ साफ नहीं रहेगी। हमारी मुख गुहा साफ नहीं रहेगी। अगर क्या नहीं होगी? अगर हमारे मुंह के अंदर लार नहीं होगी। अगर हमारे मुंह के अंदर लार नहीं होगी तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखना बच्चा, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमारे मुंह के अंदर लार का क्या काम है, तो आप क्या कहोगे बच्चा? कि लार के अंदर पाया जाने वाला टाइलिन नाम का एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। और दूसरा काम क्या करता है? भोजन को चिकना बनाना। भोजन को क्या करता है? ये चिकना भी बनाता है और घुलनशील भी बनाता है। भोजन को चिकना और क्या करता है? घुलनशील बनाता है। दांतों की, जीभ की और मुख गुहा की क्या करता है? सफाई भी करता है। दांतों की, जीभ की और मुख गुहा की क्या करता है? सफाई भी करता है। कौन? यही लार रस। ध्यान रखना, जो कहां से निकलता है? इस लार ग्रंथि से निकलता है। मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा होगा तो यहाँ पर पक्षियों की चहचहाती आवाज़ आपके सामने आ रही होगी, लेकिन दोस्तों इसका इंटरेस्ट लीजिए। इसको आप इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको इसका इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि पक्षियों की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है तो आपका पढ़ने का मन अच्छे से करेगा। क्योंकि मेरे पास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो इसके ऊपर जो पक्षी वो रहते हैं तो इन पक्षियों को मैं भगा नहीं सकता। इनकी आवाज़ तो आएगी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो ये पक्षी तो ऐसे ही चहचहाते रहेंगे, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको मेरी आवाज़ के ऊपर ध्यान देना है, आपको बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है। इतनी बात का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर इनको लिख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे कि ये जो हमारी लार ग्रंथि होती है, इस लार ग्रंथि के 3 जोड़े हमारे मुख में पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमारी मुख के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना, ये जो लार ग्रंथि होती है ये 3 भागों में बंटी होती है हमारे मुख के अंदर। कहाँ कहाँ कौन सी ग्रंथि होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, ये हमारे मुख के अंदर तीन जगह पाई जाती है। कितनी जगह पाई जाती है? 3 जगह। या फिर इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चा? इसके 3 भाग होते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। 3 भाग कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहले भाग का नाम है कर्णपुरु ग्रंथि। पहले भाग का क्या नाम है? कर्णपुरु ग्रंथि। कर्णपुरु ग्रंथि। कर्णपुरु ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो कर्णपुरु ग्रंथि ये पहली लार ग्रंथि है। दूसरी की अगर बात करें, दूसरी लार ग्रंथि की अगर बात करें तो दूसरी का नाम है अधोजंब। अधोजंब, अधोजंब, या फिर इसी को कहा जाता है अवचिबुकीय। अवचिबुकीय, अवचिबुकीय लार ग्रंथि या फिर अधोजंब लार ग्रंथि। तीसरी की अगर बात करते हैं तो तीसरी का नाम है अधोजीवा। अधोजीवा, ध्यान रखना, अधोजीवा, अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि ये भी एक लार ग्रंथि का ही प्रकार है। किसका प्रकार है बाबू? लार ग्रंथि का ही प्रकार है। अब इनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मैंने क्या बताया आपको, हमारे मुंह के अंदर क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक रस छोड़ती है, उस रस को हम क्या बोलते हैं? लाला रस या फिर लार बोलते हैं। लार के कुछ काम होते हैं, वो काम मैंने आपको बता दिए। फिर मैंने ये बताया है कि जो लार ग्रंथि होती है 3 भागों में बटी होती है। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं बच्चा? कर्णपुरु ग्रंथि, अधोजंब या फिर अवचिबुकीय ग्रंथि, या फिर तीसरी का नाम है अधोजीवा ग्रंथि। अब इनको डिटेल से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं कर्णपुरु ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? कर्णपुरु ग्रंथि के बारे में सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, कर्णपुरु ग्रंथि क्या है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सिरमी तरल का स्रावण करती है। 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 और दोस्तों कहाँ पाई जाती है? हमारी गालों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारी गालों में पाई जाती है। गालों में पाई जाती है। हमारी गालों में पाई जाती है। आप अपने गाल का अंदर वाला सिरा देख सकते हैं। अंदर वाली जो दीवार है उसके ऊपर ग्रंथि जो है ना, उसके ऊपर जो चमड़ी है, उस चमड़ी को ही क्या बोलते हैं? उस चमड़ी को ही हम बोलते हैं कर्णपुरु ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चा? कर्णपुरु ग्रंथि बोलते हैं। कहाँ की ग्रंथि को? हमारी गालों के अंदर की जो दीवार है ना, उस दीवार को ही हम क्या बोलते हैं? कर्णपुरु ग्रंथि बोलते हैं। और ये क्या करती है? ये सिरमी तरल का स्रावण करती है। सिरमी तरल का मतलब ये मान सकते हो बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला द्रव पदार्थ स्रावण करती है। बिल्कुल पतला द्रव पदार्थ स्रावण करती है। ये बिल्कुल पतला है ना, पानी के जैसा, उसको बोलते हैं सिरमी तरल। क्या बोलते हैं? उसको सिरमी तरल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो कर्णपुरु ग्रंथि होती है, कर्णपुरु ग्रंथि, वो किसका स्रावण करती है? तो ध्यान रखना, सिरमी तरल का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? सिरमी तरल का स्रावण करती है। ये बात आप लिख लीजिए, बिल्कुल आपने लिख ली होगी। और कर्णपुरु ग्रंथि आपको समझ में भी आ गई होगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। किसके बारे में? कर्णपुरु ग्रंथि के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चा, अगली ग्रंथि की बात करते हैं। 2 नंबर ग्रंथि का हमारा नाम है अधोजंब। अधोजंब, अधोजंब या फिर अवचिबुकीय। अधोजंब या फिर अवचिबुकीय ग्रंथि की बात करते हैं। अधोजंब या फिर अवचिबुकीय की अगर बात करेंगे तो ये क्या करेगी दोस्तों? जो अधोजंब या फिर जो अवचिबुकीय होती है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये जो ग्रंथि है ये सिरमी तरल का स्रावण भी करती है। सिरमी तरल का स्रावण भी करती है और इसके साथ साथ श्लेष्मिक स्रावण भी करती है। श्लेष्मिक स्रावण कहने का मतलब ये सिरमी तरल तो छोड़ती ही छोड़ती है, पतला पदार्थ तो छोड़ती ही छोड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या करती है? श्लेष्मिक रस का स्रावण भी करती है। और श्लेष्मिक रस का मतलब होता है चिकना पदार्थ। चिकना पदार्थ यानी कहने का मतलब जो कर्णपुरु ग्रंथि थी वो चिकना पदार्थ नहीं छोड़ती, वो चिकना पदार्थ
नहीं छोड़ती, लेकिन ध्यान रखना, ये जो अधोजंब या फिर जो अवचिबुकीय ग्रंथि होती है, ये श्रृमि तरल के साथ साथ चिकना पदार्थ भी छोड़ती है। चिकना पदार्थ बोले तो श्लेष्मिक रस भी छोड़ती है। क्या छोड़ती है? श्लेष्मिक रस भी छोड़ती है। ध्यान रखना, मिश्रित ग्रंथि श्रृमि तरल के साथ साथ श्लेष्मिक रस छोड़ती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, किसके बारे में? अधोजंब या फिर अवचिबुकीय ग्रंथि के बारे में। अधोजंब या फिर अवचिबुकीय के बारे में इतनी सी ध्यान रखनी है। ये क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है जो श्लेष्मिक और श्रृमि तरल दोनों का श्रवण करती है। तीसरी ग्रंथि की बात करते हैं। तीसरी लार ग्रंथि का क्या नाम था? अधोजीवा। क्या नाम था? अधोजीवा। अधोजिह्वा। अधोजिह्वा की बात करते हैं। अगर अधोजिह्वा की बात करें तो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो अधोजिह्वा नाम की जो ग्रंथि होती है, ये क्या काम करती है? ये सबसे पहली बात तो कहाँ पर स्थित होती है? ये जीभ के नीचे स्थित होती है। कहाँ पर? जीभ के नीचे। ये जीभ के नीचे स्थित होती है। स्थित होती है। ये जीभ के नीचे स्थित होती है, यानी जो जीभ होती है ना, इसके नीचे हमारा जो लार होती है, जहाँ से लार निकलती है, उसी को बोलते हैं अधोजीवा। जीभ के नीचे स्थित होती है और ये क्या करती है? ये श्लेष्मिक रस का श्रावण करती है। ये किसका श्रावण करती है? श्लेष्मिक रस का श्रावण करती है। रस का श्रावण करती है। ध्यान रखना। तो मैंने आपको 3 ग्रंथि बताई हैं। पहली ग्रंथि मैंने आपको कर्णपुरु ग्रंथि बताई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई कि जो कर्णपुरु ग्रंथि होती है वो केवल और केवल श्रृमि तरल का श्रावण करती है और हमारी गालों में पाई जाती है। फिर मैंने आपको बता दिया किसके बारे में? अधोजीवा के बारे में। अधोजीवा केवल और केवल श्लेष्मिक रस का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है? श्लेष्मिक रस का। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी, दूसरी बात जो हमारी किसकी बात आई थी? अधोजंब या फिर अवचिबुकीय ग्रंथि की बात आई थी। उसमें हमने क्या पढ़ा? वो ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है, वो दोनों प्रकार के रस स्रावित करती है। श्रृमि तरल भी स्रावित करती है और उसके साथ साथ श्लेष्मिक रस भी स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि की बात की है बाबू? मैंने अधोजंब की बात की है। ये तो ये बात आपको समझ में आया होगा। और इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में बच्चा? लार ग्रंथि के बारे में इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। अब हम बात करते हैं अगली ग्रंथि की। अगली ग्रंथि का क्या नाम है? अगली ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। और यकृत का मतलब होता है लीवर। यकृत का मतलब क्या होता है? लीवर। अब हम बात पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लीवर के बारे में। किसके बारे में बच्चा? लीवर या फिर यकृत ग्रंथि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना है, यकृत या फिर लीवर ग्रंथि के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यही यकृत या फिर लीवर होती है। हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम होता है लीवर या फिर यकृत। क्या नाम होता है बच्चा? लीवर या यकृत इसका नाम होता है। ध्यान रखना आपको अच्छे से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या फिर लीवर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। इंटरेस्ट आ रहा है साहब आपको पढ़ा करके? बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि आप अच्छे से पढ़ते हो ना, इसलिए मजा आता है पढ़ा करके। बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो। मेरा काम पढ़ाने का, आपका काम पढ़ने का है। जबरदस्त तरीके से पढ़ने का है। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो आपके जैसा कोई न पढ़े, या फिर पढ़ना ही छोड़ दो। या तो पढ़ना ही छोड़ दो या फिर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई न पढ़ता हो। ऐसा आपको पढ़ना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, तभी आप सफल हो पाओगे, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। अन्यथा आप पढ़ाई छोड़ दो, कोई काम करना सीख लो, अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो, लेकिन पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो। और दोस्तों, आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हो, मजे से कर सकते हो और ऐसा पढ़ सकते हो कि साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश बिल्कुल एक बार पढ़ने में आपकी याद हो जाएंगी। अगर आप एकाग्र मन से पढ़ते हैं, ये सोच के पढ़ते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को तो यही करना है, अगर ये आप सोच के काम करोगे तो बिल्कुल आप पढ़ लोगे और अच्छे नंबर आपके आएंगे। ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं। बस मेरे कहे अनुसार आप तैयारी करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से उनको याद करो और अच्छे से उनका रिविजन करो, फिर देखना आपके नंबर कैसे आते हैं। बस इसी प्रकार से यही फंडा होता है, यही तरीका होता है याद करने का। बार बार पढ़ो, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ो एक बुक को।
एक बुक को एक बार न पढ़ के 1000 बार पढ़ो, तब आपको याद होगा हमेशा के लिए। और ये काम आने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए अच्छे से पढ़ लो इनको। उसके बाद बात करते हैं लीवर या फिर यकृत ग्रंथि के बारे में। तो ध्यान रखना दोस्तों, यकृत ग्रंथि पित्तरस का स्रावण करती है। पित्तरस का क्या करती है? निर्माण करती है। पित्तरस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पित्तरस का निर्माण करती है। ध्यान रखना बच्चा, किसका निर्माण करती है? पित्तरस का निर्माण करती है। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। और दोस्तों ये जो पित्तरस होता है ये कहां पर संग्रहित होता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कहां पर संग्रहित होता है? संग्रहित का मतलब होता है ये कहां पर जाके इकट्ठा होता है। तो दोस्तों ये कहां पर जाके इकट्ठा होता है? ये पित्ताशय के अंदर। कहां पर? पित्ताशय में। कहने का मतलब पित्त की थैली के अंदर। कहां पर? पित्त की थैली के अंदर, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय में यही पित्तरस यानी यकृत ग्रंथि एक रस छोड़ती है। उस रस का क्या नाम है? पित्तरस। क्या नाम है? पित्तरस। और वह पित्तरस कहां पर संग्रहित होता है? पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है। कहां पर स्थित होता है? संग्रहित होता है पित्ताशय में। और दोस्तों पित्तरस का काम क्या है? पित्तरस का काम क्या है? इसका कार्य क्या है? इस कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। अगर पित्तरस की बात करें तो पित्तरस हमारे शरीर में क्या काम करता है? पित्तरस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करती है। कौन? वसा। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य कौन करता है बच्चा? पित्तरस कार्य करता है। कौन करता है? पित्तरस करता है। जैसे ही हम क्या करते हैं? भोजन खाते हैं, तो उस भोजन के अंदर जो वसा होती है वो गुच्छे के रूप में जाती है। कैसे जाती है? गुच्छे के रूप में। और उसी गुच्छे को तोड़ने का काम कौन करता है? यही पित्तरस करता है। यही पित्तरस उस बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, जिससे कि उसके ऊपर पाचक एंजाइम अटैक कर सकें और अच्छे से क्या कर सके? उसका पाचन कर सकें, है ना। तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? पित्तरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पित्तरस के द्वारा होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। किसके बारे में? यकृत ग्रंथि के बारे में ध्यान रखनी थी। इतनी सी बात बस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर यानी यकृत है। पित्तरस का निर्माण करती है। संग्रहित कहां पर होता है? पित्ताशय में होता है। कौन? पित्तरस। और पित्तरस का काम क्या है? वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना किसका काम होता है बच्चा? ये पित्तरस का काम होता है। किसका काम होता है? पित्तरस का काम होता है। चलिए बहुत अच्छा, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अगली ग्रंथि की बात करते हैं। अगली ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चा? अग्न्याशय ग्रंथि। बात करते हैं अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं। और अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, चलिए बात करते हैं अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में। अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, समझना। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब दोस्तों ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है बहिस्रावी प्रकार की, एक तो बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी, और एक होती है अंतःस्रावी। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी है? दोनों प्रकार की ग्रंथि यही अग्न्याशय ग्रंथि है। ये ग्रंथि बहिस्रावी का भी काम करती है, अंतःस्रावी का भी काम करती है। आप एक बार इतना ही ध्यान रखो कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अब ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आगे टॉपिक आएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों का, तब मैं आपको दोनों क्लियर करवा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। तो ध्यान रखना, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो बहिस्रावी का भी काम करती है, जो अंतःस्रावी का भी काम करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है अग्न्याशय ग्रंथि, ये बहिस्रावी के रूप में क्या काम करती है और अंतःस्रावी के रूप में क्या काम करती है। अंतःस्रावी के रूप में क्या कार्य करती है और बहिस्रावी के रूप में क्या कार्य करती है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा
10th क्लास में तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में समझाइए, अग्न्याशय ग्रंथि को समझाइए, तब आपको पूरी बातें लिख के आनी है। लेकिन आपको लिखना कैसे है, ऐसे नहीं लिखना है पॉइंट बना के, आपको एक साथ लिखना, सभी का एक साथ लिखना, मतलब इसकी थ्योरी बना देनी है कि यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का काम करती है, बहिस्रावी के रूप में ये काम करती है, अंतःस्रावी के रूप में ये काम करती है। इस प्रकार से एक पैराग्राफ बना के लिख के आना है आपको, है ना। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ अलग अलग पॉइंट वाइज, लेकिन आपको पैराग्राफ बना के लिख के आना है। अब बात करते हैं कि ये जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है ये बहिस्रावी के रूप में क्या काम करती है और अंतःस्रावी के रूप में क्या काम करती है, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो बहिस्रावी का भाग होता है इसका, बहिस्रावी के रूप में क्या करती है ये, बहिस्रावी के रूप में दोस्तों ये एक बहिस्रावी के रूप में क्या करती है, बहिस्रावी के रूप में एक रस छोड़ती है, एक एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। बहिस्रावी के रूप में क्या करती है, एंजाइम का स्रावण करती है। किसका एंजाइम स्रावण करती है, एंजाइम का स्रावण करती है, एंजाइम का क्या करती है, श्रावण करती है। और वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइपेज हो गया, लाइपेज एंजाइम हो गया, एमाइलेज हो गया, एमाइलेज है ना, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन, उसके बाद पेप्सिन हो गया। इस प्रकार के एंजाइम कौन छोड़ती है, ये बहिस्रावी भाग के रूप में अग्न्याशय ग्रंथि छोड़ती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अग्न्याशय ग्रंथि बहिस्रावी के रूप में क्या काम करती है, तो बच्चा ध्यान रखना एंजाइम का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है बच्चा, बाबू एंजाइम का श्रावण करती है। और एंजाइम कौन कौन से होते हैं, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एंजाइम होते हैं जिनका श्रावण किसके द्वारा होता है, अग्न्याशय ग्रंथि के बहिस्रावी वाले भाग से होता है। अग्न्याशय ग्रंथि का जो बहिस्रावी वाला भाग होता है उससे ये एंजाइम निकलते हैं। बात करते हैं अंतःस्रावी के रूप में। अंतःस्रावी के रूप में हार्मोन छोड़ती है। क्या छोड़ती है, हार्मोन छोड़ती है, हार्मोन का श्रावण करती है, हार्मोन का श्रावण करती है। कौन, अग्न्याशय ग्रंथि, किसके रूप में, अंतःस्रावी वाले भाग के रूप में। अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी वाले भाग के रूप में क्या करती है, हार्मोन का श्रावण करती है। बच्चा किसका श्रावण करती है, हार्मोन का श्रावण करती है। और ध्यान रखना अच्छे से, हार्मोन कौन कौन से छोड़ती है, एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, तथा दूसरे का नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। क्या बात है, क्या नाम है बच्चा, ग्लूकागोन हार्मोन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी के रूप में कौन कौन से हार्मोन छोड़ती है, तो ध्यान रखना इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन दो हार्मोन है जो किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, जो इसी अंतःस्रावी के रूप में, अंतःस्रावी के रूप में किस ग्रंथि के द्वारा छोड़े जाते हैं, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा छोड़े जाते हैं। किस ग्रंथि के द्वारा, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा। किस रूप में, अंतःस्रावी के रूप में क्या छोड़ती है, हार्मोन छोड़ती है। कौन कौन से छोड़ती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम के क्या छोड़ती है, हार्मोन छोड़ती है। अब बात करते हैं कि ये जो हार्मोन होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन, ये काम क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है। इनका कार्य मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इनका काम क्या है, इनका कार्य क्या है, किनका, इस इंसुलिन और इस ग्लूकागोन का। ध्यान रखना बच्चा, इनका काम मैं आपको ऊपर बता रहा हूं, यहां पर इनका कार्य बता रहा हूं। यानी इस इंसुलिन और इस ग्लूकागोन का काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारे रक्त के अंदर, रक्त में शर्करा के स्तर को, शर्करा का मतलब होता है शुगर, शर्करा का मतलब क्या होता है, शुगर। ध्यान रखना, हमारे खून के अंदर, हमारे रक्त के अंदर शर्करा यानी शुगर के स्तर को नियंत्रित करना, शुगर के स्तर को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, ये किसका काम होता है, ये इसी शर्करा का काम होता है। ये किसका काम होता है बच्चा, शर्करा का काम होता है। कौन सी शर्करा, कौन, किसका, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन का काम होता है कि रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना। शुगर न तो ज़्यादा हो और न शुगर कम हो, ये नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये इसी इंसुलिन और इसी ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा होता है, जो कौन सी ग्रंथि से निकलता है दोस्तों, ये निकलता है अग्न्याशय ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, अग्न्याशय ग्रंथि से। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, यहां तक आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत जबरदस्त। अब देखो,
हमें क्या पढ़ना है इससे आगे, यहां तक आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको क्या करवा रहा हूं, मैं आपको पाचन तंत्र करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं बच्चा? पाचन तंत्र करवा रहा हूं। अगर बात आती है पाचन तंत्र की तो आपको पाचन तंत्र के बारे में 2 बार पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? एक बार आपको पढ़ना पड़ता है क्या पढ़ना पड़ता है? बनावट, और दूसरी बार इसकी क्रियाविधि पढ़ना पड़ता है। बनावट हमने पूरी कर ली, बनावट हमने पूरी कर ली, और बनावट वाले टॉपिक में हमने मुख के बारे में पढ़ लिया, गर्सनी के बारे में पढ़ लिया, गर्सिका के बारे में पढ़ लिया, आमाशय के बारे में पढ़ लिया, छोटी आंत के बारे में पढ़ लिया, बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिया, मल द्वार के बारे में पढ़ लिया। इसके साथ साथ हमने ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया, ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। ये तो हमने पढ़ी है बनावट। अब इससे आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो आएगा क्रियाविधि। क्रियाविधि यानी कार्य प्रणाली। कहने का मतलब हमारा पाचन तंत्र जो होता है वो काम किस प्रकार से करता है, और क्रियाविधि में भी हमें वही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे वापस जो हमने ये पढ़े हैं, लेकिन इसका विश्लेषण कुछ अलग तरीके से होगा। हम वो बात नहीं पढ़ेंगे जो पीछे पढ़े हैं, हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो पीछे पढ़ लिए। बात अलग होंगी लेकिन टॉपिक वही होगा। फिर से हम क्या करेंगे? क्रियाविधि को शुरू करेंगे, और क्रियाविधि में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? मुख को पढ़ेंगे, फिर हम गर्सनी को पढ़ेंगे, फिर हम गर्सिका को पढ़ेंगे, फिर हम आमाशय को पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत को पढ़ेंगे, और फिर बड़ी आंत को पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की, फिर उत्सर्जन तंत्र की, फिर परिवहन तंत्र की, फिर हम बात करेंगे जनन तंत्र की, फिर हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की। इस प्रकार से हमारा टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा? चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर लंबा है, बड़ा चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक बात मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आप अच्छे से देखते रहिए वीडियो को। अपना प्यार इस वीडियो को देते रहिए, अपने दोस्तों के, अपने सहपाठियों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, ये बताइए कि इस चैनल के ऊपर इस प्रकार से सर्च करो, और इस चैनल के ऊपर आपको साइंस पढ़ाई जा रही है, आपको मैथ पढ़ाई जा रही है, आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जा रही है, और अच्छे से पढ़ाई जा रही है। आपने देखा होगा हमारे मैथ के टीचर भी कम नहीं है, बहुत दमदार टीचर हमारे मैथ के। मैं तो दमदार तो नहीं हूं लेकिन ठीक ठाक हूं। हमारे सामाजिक के टीचर भी बहुत दमदार हैं, इंग्लिश के टीचर भी हमारे बहुत दमदार हैं। तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए, अपने दोस्तों का भी, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इस प्रकार से क्लासेस चल रही हैं। आप भी देखिए दोस्तों, लॉकडाउन कई दिनों तक नहीं खुलने वाला है, आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों को बता दीजिए, जबरदस्त तरीके से पढ़िए, मजे से पढ़िए। आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किस टॉपिक के साथ? क्रियाविधि के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। अगले वीडियो में तैयार रहना, तब तक पिछली वीडियो तैयार कर लेना, पिछली वीडियो का नोट्स आप अच्छे से बना लेना। फिर हम आगे बात करने वाले हैं क्रियाविधि के बारे में। चलिए थैंक यू, अगली वीडियो में जरूर आना। बाय बाय, लव यू सभी को, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।